सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवां बदलना है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की हम ज़्यादा बर्बादी न करते हुए टू द पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल कोट कुछ भी नहीं है तो है, ये थोड़ा सा ऊर्जा देगा, थोड़ा सा तनिक समय के लिए, मतलब ग्लूकोज की तरह है जो कैसे एकदम तुरंत एनर्जी देता है, उसी की तरह है। आपका असली परमानेंट मोटिवेशनल आपके माता पिता हैं, उनको देखिए। चलिए समय की बर्बादी न करते हम डायरेक्ट सवालों से आपका शुरुआत करेंगे। सबसे पहला आपका सवाल ये कहता है, आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा कि सबसे पहला सवाल कहता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो गुलाम वंश की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। किसके? गुलाम वंश के संस्थापक थे। और गुलाम वंश के तो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। और इल्तुतमिश का बेटी थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान जो थी ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका जिसने दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठती है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन ऐसे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क का रहने वाला था और दिल्ली पर आकर कब्जा किया था। और ये गुलाम वंश जो था ये भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था, भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य जिसने दिल्ली के गद्दी पर अपना अस्तित्व बनाए रखा, वो था गुलाम वंश। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए इब्न बतूता क्या था? तो इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ज्ञान से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी बना दिया। किसको? इब्न बतूता को। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था और साथ में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे दोनों अर्थव्यवस्था सम्मिलित है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी में होता है क्या कि यहाँ पे सरकार का मतलब कि जितना भी काम करेगा वो सरकार करेगा। पूंजीवादी में जो भी काम होगा वो एक कोई बिजनेसमैन जिसके पास ज़्यादा पैसा रुपया है, जिसके पास ज़्यादा पूंजी है, वो वहाँ का काम संभालेगा। और मिश्रित में होता है क्या कि यहाँ पे सरकारों काम संभालेगा और पूंजीपति वर्ग वाला भी काम को संभालेगा। तो वैसे को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है अपना भारत। कौन है? भारत। अब पूंजीवादी का उदाहरण है ये अमेरिका, क्यूबा। समाजवादी का उदाहरण है रूस, चीन। तब किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो ये चुना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और इस जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महानलोबिस, किस? पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें 3 भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, जिसमें भिलाई, राउरकेला और एक और था, भिलाई था, राउरकेला था, और एक ब्रिटेन वाला जो था ये उसे क्या बोला गया, ब्रिटेन में जो था ये 3 चीज, मतलब कि ब्रिटेन की सहायता से वेस्ट बंगाल में जो बना था दुर्गापुर। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो था ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत बना है। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो बना था जो झारखंड में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थर्ड नंबर सवालों की ओर। थर्ड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, इसमें ऑप्शन नहीं है। सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक। कौन करवाया? अशोक कहाँ पे करवाया था? एमपी के रायसेन जिला। लेकिन
सांची का स्तूप का तोड़ने का काम किया कौन? तो तोड़ने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग। तोड़ने का काम कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग जो था ये शुंग वंश का संस्थापक है। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था देवभूति। अंतिम शासक देवभूति के। ये विजयालय कौन है जी? तो विजयालय कौन है? तो विजयालय है चोल वंश का संस्थापक। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। लेकिन चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है जी? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या? पागल बादशाह, सनकी बादशाह, ज्वलनशील प्रकृति का व्यक्ति था। इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम था जौना खान। इसका मूल नाम क्या था? जौना खान था इसका मूल नाम। फोर्थ नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डलहौजी। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहते हैं। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन? राष्ट्रपिता से संबोधित सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस किए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। और डलहौजी को और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि, कौन? गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी दिए थे। डलहौजी ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत की और रेल का जनक डलहौजी को माना जाता है। ये 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ब्लैक ब्यूटी ट्रेन चला था। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट कम समय के लिए होता है। लेकिन आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को लंबा समय के लिए, क्या? लंबा समय के लिए लोन देता है, तो लंबा समय के लिए लोन देगा तो उसे कहेंगे बैंक रेट। उसे क्या कहेंगे? बैंक रेट। उसे क्या कहा जाता है? बैंक रेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक, क्या? वाणिज्यिक बैंक जो है ये आरबीआई को उधार देता है। किसको देता है? आरबीआई को उधार। तो जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को उधार देगा तो इसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। इसे क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को कम समय के लिए उधार देगा तो रेपो रेट, लंबा समय के लिए देगा तो बैंक रेट। लेकिन कभी कभी वाणिज्यिक बैंक ही आरबीआई को देगा तो उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई नियंत्रण। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई नियंत्रण। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारा 6ठा नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जब सातों महाद्वीप एक साथ थे? ऑप्शन है उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अंगारा लैंड, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो जब सातों महाद्वीप एक साथ था, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, जब सातों महाद्वीप एक साथ था, जब सातों महाद्वीप एक साथ था तो उसे कहा जाता था पैंजिया। उसे क्या कहा जाता था? पैंजिया। उसे क्या कहा जाता था? पैंजिया। फिर क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक उत्तरी इलाका और एक दक्षिणी इलाका। तो उत्तरी, जब पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उत्तरी और दक्षिणी भाग, तो उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड जो है ये कोयला के खान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद जो उपसौर है, उपसौर का मतलब होता है छोटा, उपसौर का मतलब छोटा, और अपसौर का मतलब होता है बड़ा। तो उपसौर में क्या होता है कि जब पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी एकदम सूर्य के एकदम पास रहे तो उसे कहेंगे उपसौर। ये घटना होता है 3 जनवरी को। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य से एकदम दूर चल जाए तो इसे कहते हैं अपसौर। ये घटना होता है 4 जुलाई को। तो ये सब जितना भी डिस्कशन करा रहे हैं, डिटेल जो ये सब करवा रहे हैं, इसको आप ध्यान में आप रखिएगा, नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सागर माथा, ऑप्शन बी चेमालुंगमा, ऑप्शन सी अंसी ग्लेशियर, ऑप्शन डी अनुनुंगा। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा कहा जाता है। और चेमालुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। चेमालुंगमा का मतलब पर्वतों की रानी। सॉरी, गला फंस गया।
और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, कहाँ पे, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा, चेमालुंगमा का मतलब पर्वतों की रानी, और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का है 8,848 मीटर। ओल्ड बुक में है लेकिन अब 50 हो चुका है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी। कौन था? एडमंड हिलेरी था। और एक और था, एडमंड हिलेरी था, और एक और उसका क्या नाम था, जुंकुत नहीं, एडमंड हिलेरी था, एक और उसके साथ रहने वाला व्यक्ति था, देखिए उसका नाम नहीं याद आ रहा है। एक एडमंड हिलेरी था और एक क्या तो उसका नाम था जी, देखिए भुतला रहे हैं, हाँ नार्गे तेंजिंग था। एक नार्गे तेंजिंग, कौन? नार्गे तेंजिंग, और एक एडमंड हिलेरी था जो प्रथम बार 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जुंको तेबई थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जो 1984 में चढ़ी थी। चलिए 8 नंबर सवालों के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अली गुरशाप, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक का ही, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी का मूल नाम है अली गुरशाप। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशाप और फिरोज शाह तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। और गयासुद्दीन जो तुगलक था ये दिल्ली का पहला शासक था जो नहर का निर्माण करवाया। दिल्ली का पहला शासक जो नहर का निर्माण करवाया कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है अली गुरशाप और ये एक उपाधि धारण कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम है सिकंदर ए शानी। अपने आप को सिकंदर ए शानी कहता था। चलिए 9 नंबर सवालों के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर हमारा सवाल कहता है कि बिहार का भी साप या शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए सप्तकोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंगा। तो बिहार का अभिशाप या शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। और जब कोसी नदी ये नेपाल से जो निकलती है नदी, नेपाल से, तो नेपाल से जो नदी निकलती है उसे कहते हैं सप्तकोसी। यही जब सप्तकोसी नदी बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करता है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जैसी प्रवेश करता है तो इसका नाम पड़ जाता है कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है। और सप्तकोसी का मतलब होता है जो 7 धाराओं से मिलकर बना है। और ये कोसी नदी को बोला जाता है ये सबसे विचलित नदी है। ये बार बार ये अपना रास्ता बदलते रहती है, इसलिए इसे पथ विचलित नदी भी कहते हैं। और गंगा नदी से कोसी नदी जो है, गंगा नदी में मिलने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। और कोसी नदी जो है ये गंगा से बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जाकर मिलती है। लेकिन ये बिहार में कोसी नदी जैसे सप्तकोसी कहा जाता है नेपाल में, ये बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से एंट्री लेता है? तो कटिहार से। और गंगा में कहाँ से मिलता है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर हमारा सवाल कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946। तक कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। और इसमें 3 सदस्य थे जिसका ट्रिक है KAL यानी क्रिप्स अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद 1942 में क्या आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपको ये कैसा लगा डिस्कशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।